Hello students, welcome to the 7th chapter of geography, human settlements. Okay, settlements means बस्ती. Okay, जैसे एग्जाम्पल कि कोस्टल एरियाज के पास जो फिशरमैन रहते हैं तो अपनी बस्ती वहीं बनाते हैं, ठीक है, वहीं पे रहते हैं. कुछ पीपल जो है चॉल में रहते हैं, कुछ बिल्डिंग में रहते हैं. तो जैसे सोसाइटी जहाँ पे वो सेटल हो जाते हैं, बस्ती बना लेते हैं, वहीं पे रहने लगते हैं, तो उसको सेटलमेंट्स कहा जाता है. ओके, तो हम इस चैप्टर में ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया और ब्राज़ील दोनों कंट्री के. ठीक है, तो सेटलमेंट्स जो है मेनली 3 टाइप्स का होता है. ओके, ह्यूमन सेटलमेंट्स मेनली 3 टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन है स्कैटर्ड सेटलमेंट, सेकंड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट और थर्ड वन है लीनियर सेटलमेंट. ओके, तो इसमें ये सेटलमेंट्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं. जैसे स्कैटर्ड सेटलमेंट, स्कैटर्ड मतलब होता है डिस्पर्स्ड या फिर बिखरा हुआ, बिखरी हुई बस्ती. यानी अगर हमें एक हाउस देखने के लिए मिल गया तो कुछ मीटर दूरी पे दूसरा हाउस मिलेगा. ओके, कुछ मीटर दूरी पे तीसरा हाउस मिलेगा, तो उसको कहा जाता है स्कैटर्ड सेटलमेंट. ओके, बिखरी हुई बस्ती. और जो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, न्यूक्लिएटेड मतलब क्या होगा, घना, डेंस, यानी एक ही जगह पे बिल्डिंग्स या फिर थोड़े डिस्टेंस पे थोड़ा झोपड़ी भी हो या फिर चॉल हो, तो उसको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहा जाएगा. ठीक है. थर्ड वन है लीनियर सेटलमेंट. लीनियर सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि जो ह्यूमन सेटलमेंट यानी जो बस्ती है उसमें जो हाउसेस होते हैं तो वो एक लाइन में ऐसे बनते जाते हैं. जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा चॉल में आपने घर देखा है, साइड बाय साइड जो है घर होते हैं, एक लाइन में घर होता है, फिर उसके सामने जो है एक लाइन में फिर से घर होता है और बीच में एक नैरो रोड यानी पतली सी गली गई रहती है. ठीक है, तो वो लीनियर सेटलमेंट हुआ. ओके, तो मेनली ह्यूमन सेटलमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के. फर्स्ट वन स्कैटर्ड सेटलमेंट, सेकंड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट एंड थर्ड वन इज लीनियर सेटलमेंट. ओके, सो ये आपको इमेज दिया गया है, एग्जाम्पल्स ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स इन इंडिया. हमारे कंट्री का सेटलमेंट पैटर्न्स दिया गया है. ठीक है, स्टडी द 2 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स इन इंडिया गिवन इन फिगर 7.1a एंड 7.2b. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेटलमेंट्स. ये आपको इमेज देखना है और टाइप ऑफ सेटलमेंट्स, कौन से टाइप का सेटलमेंट्स है. ओके, तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट ये सैटेलाइट के थ्रू दिया गया है इमेज. तो फर्स्ट सेटलमेंट यानी जो 7.1a है वो कौन सा सेटलमेंट है, न्यूक्लिएटेड. ओके, और जो सेकंड सेटलमेंट है यानी 7.1b का जो इमेज है वो देखिए बीच में आपको जो है एक हल्की सी जो है लाइन दिख रही होगी. ठीक है, तो वो लीनियर सेटलमेंट है. जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि लीनियर सेटलमेंट कैसा होता है कि एक लाइन में ही जो घर जो है बने रहते हैं. ठीक है, उसको लीनियर सेटलमेंट कहा जाता है. तो फर्स्ट 7.1a में जो इमेज है वो न्यूक्लिएटेड पैटर्न है और जो सेकंड है 7.1b वो लीनियर पैटर्न है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, विच वन इज अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, वाई. तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कौन सा है, 7.1a. ये फर्स्ट इमेज जो है वो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है. और क्यों, इट इज़ अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट बिकॉज ऑफ कल्टिवेबल लैंड और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. घनी बस्ती कहाँ रहेगी, जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगे. घनी बस्ती कहाँ रहेगी, जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगे. तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट क्यों है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कल्टिवेबल लैंड और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये फैसिलिटी अवेलेबल है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज, विच वन इज अ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड इट. डिस्पर्स्ड मतलब स्कैटर्ड सेटलमेंट मीन्स कौन सी जो है बिखरी हुई बस्ती है और उस बिखरी हुई बस्ती के पीछे जो है क्या रीजन क्या है. ठीक है, तो 7.1b is a dispersed settlement. Dense forest covered area or desert area could be the reason behind it. Okay, तो वो डिस्पर्स सेटलमेंट क्यों है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न क्या है, डेंस फॉरेस्ट. वो जो सेटलमेंट है वो पूरा किससे घिरा हुआ है, मीन्स वो एरिया किससे घिरा हुआ है, घने जंगल से. ठीक है, और डेजर्ट एरिया है, तो यही रीज़न है वो डिस्पर्स सेटलमेंट है. ठीक है, नेक्स्ट, कैन यू गेस इन विच रीजियंस आर दीज सेटलमेंट्स लोकेटेड इन इंडिया. क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये सेटलमेंट इंडिया में, ये सेटलमेंट्स जो है कौन से रीजन्स पे लोकेटेड है.
ठीक है। तो 7.1A जो है मे बी लोकेटेड इन रिवर बेसिन, ऐसा कहा जा सकता है। हम इमेज में ऑब्जर्व करके जो है, इमेज को ऑब्जर्व करके ऐसा बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट 7.1A का जो इमेज है वो मे बी हो सकता है रिवर बेसिन पे लोकेटेड हो, और जो सेकंड है वो हो सकता है कि डेजर्ट एरिया पे लोकेटेड हो। ओके, नेक्स्ट, geographical explanation. In India, we can see a variety of settlement patterns given the variety of climatic factors, availability of water, slope of the land and level of development. See, हमारे कंट्री में जो है, हमारे कंट्री में हम वेराइटी ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स जो है हमें देखने के लिए मिलेंगे। ओके, उसका मतलब रीज़न क्या है? क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, स्लोप ऑफ लैंड एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें अगर वेराइटीज पाए जाएंगे, जैसे वेराइटी ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स बोला है, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, स्लोप ऑफ द लैंड और लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ये फैक्टर्स है, इसी के ऊपर डिपेंड होता है सेटलमेंट्स। ओके, ह्यूमन सेटलमेंट्स इस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए हमें हमारे कंट्री में जो है वेराइटी ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड थ्रू आउट द प्लेटियो रीजन ऑफ नर्मदा वैली, पैडी लैंड्स इन बिहार। पैडी लैंड्स का मतलब जहाँ पे राइस कल्टीवेशन होता है, राइस को कल्टीवेट किया जाता है, यानी जहाँ पे धान जो है ज़्यादा उगाया जाता है उसको पैडी लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, हमारे कंट्री में न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ हमें देखने के लिए मिलेगा? प्लेटियो रीजन ऑफ नर्मदा वैली, पैडी लैंड्स इन बिहार, यूपी, विंध्या प्लेटियो एंड सेवरल अदर कल्टीवेटेड पार्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया में जहाँ पे कल्टीवेटेड पार्ट्स है, यानी जहाँ पे खेती कर सकते हैं, खेती करने लायक जो एरिया है, तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे हमें न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, जैसे नर्मदा वैली का प्लेटियो रीजन, पैडी लैंड्स इन बिहार एंड यूपी, ओके, विंध्य प्लेटियो और सेवरल अदर कल्टीवेटेड पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ हम देखें डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स की हम बात करें, तो डिस्पर्स सेटलमेंट जो है कहाँ पे फाउंड होगा? हमारे कंट्री में ट्राइबल पार्ट्स में। ओके, ट्राइबल पार्ट्स कवरिंग सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जो ट्राइबल पार्ट्स है वो हमारे कंट्री का कौन सा पार्ट वो कवर कर रहा है? सेंट्रल पार्ट। ओके, ईस्टर्न एंड सदर्न राजस्थान, यानी राजस्थान स्टेट का ईस्टर्न और सदर्न पार्ट। ठीक है, हिमालयन स्लोप्स एंड लैंड विथ डिसेक्टेड एंड अनइवन टोपोग्राफी। जो हिमालयन स्लोप्स है, हिमालयन जो माउंटेन है, इसके जो रेंजेस है, जो ब्रांचेस है, इसका स्लोप्स और लैंड जो है कैसा है? अनइवन टोपोग्राफी है वहाँ का। अनइवन का मतलब क्या होगा? नॉट इक्वल। ओके, टोपोग्राफी कैसा है हिमालयन स्लोप्स और लैंड का? अनइवन टोपोग्राफी। तो यहाँ पे मीन्स जैसे हमने देखा कि हमारे कंट्री का सेंट्रल पार्ट जिसने ट्राइबल पार्ट जो है कवर किया है, राजस्थान का ईस्टर्न और सदर्न, हिमालयन स्लोप्स और लैंड, यहाँ पे जो है हमें डिस्पर्स सेटलमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स रिकॉल सम एमिनिटीज, मीन्स फैसिलिटीज ही एमिनिटीज को सुख सुविधा बोला जाता है। ठीक है, एंड फैसिलिटीज आर गिवन हियर, टिक इन द रिलेवेंट कॉलम एंड कंप्लीट द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर presence in urban and rural areas or both, and write 5 sentences on each with examples from your vicinity. Vicinity means surrounding area. ठीक है, तो जैसे एमिनिटी कौन से दिए, मीन्स फैसिलिटी कौन से दिए? पेट्रोल पंप है, थिएटर है, वीकली मार्केट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पुलिस आउटपोस्ट, आर्ट गैलरी, ग्राम पंचायत, एग्रीकल्चर, ये बहुत सारे टाइप्स के जो है फैसिलिटीज़ दिए हैं। तो हमें उसमें टिक मार्क करना है कॉलम में कि कौन सी एमिनिटी जो है विलेजेस में अवेलेबल है और कौन सी एमिनिटीज सिटीज़ में। ओके, जैसे पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल पंप जो है सिटीज़ में होते हैं। ठीक है, और थिएटर है जो विलेजेस में भी होते हैं और सिटीज़ में भी होते हैं। वीकली मार्केट है, दोनों जगह होते हैं। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो विलेजेस में भी अवेलेबल है और सिटीज़ में भी। पुलिस आउटपोस्ट ये भी जो है दोनों जगह अवेलेबल होते हैं, विलेजेस में भी और सिटीज़ में भी।
आर्ट गैलरी ये सिर्फ सिटीज में अवेलेबल होता है, ग्राम पंचायत दोनों जगह, विलेजेस में सॉरी ग्राम पंचायत सिर्फ विलेजेस में, सॉरी हाँ सिटीज में ग्राम पंचायत नहीं होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, वो दोनों जगह अवेलेबल है, विलेजेस और सिटीज में भी। प्राइमरी स्कूल विलेजेस में भी और सिटीज में भी, ठीक है। सीनियर स्कूल विलेजेस एज वेल एज सिटीज, कॉलेज दोनों जगह, शॉप विलेजेस में भी और सिटीज में भी, और जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं वो तो सिर्फ शहरों में होते हैं, सिटीज में। मेट्रो स्टेशन सिटीज, बस स्टेशन दोनों जगह, विलेजेस एज वेल एज सिटीज। एंड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी सिर्फ सिटीज में अवेलेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ सेटलमेंट पैटर्न इन ब्राज़ील, जैसे कि हमने इंडिया का देखा तो वैसे ही सेटलमेंट पैटर्न किसका है, ब्राज़ील का, ठीक है। तो फर्स्ट जो है पैटर्न दिया है मीन्स अमेजन रिवर का है, वो द लो लैंड्स ऑफ अमेजन रिवर, फर्स्ट इमेज जो आपको दिया है वो अमेजन रिवर का है, और जो सेकेंड इमेज है वो साओ पोलो का है, ठीक है। ट्राई दिस इन द फिगर 7.2 A and B you can see images of two settlements in Brazil। सी ये फिगर जो दिया है 7.2 A का और 7.2 B का, तो ये ब्राज़ील का जो है, ब्राज़ील के टू सेटलमेंट्स की इमेजेस दिए गए हैं, ठीक है। वन इज फ्रॉम द अमेजन रिवर बेसिन इन ब्राज़ील वाइल द अदर बिलोंग्स टू द कोस्टल एरिया। सी फर्स्ट वन जो है अमेजन रिवर बेसिन का है और जो सेकेंड इमेज है वो कोस्टल एरिया से बिलोंग करता है, ठीक है। ऑब्जर्व द सेटलमेंट पैटर्न्स केयरफुली एंड नेम द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स, राइट अ कमेंट ऑन देयर डेंसिटी एंड टाइप्स। सी फर्स्ट जो इमेज है अमेजन रिवर बेसिन, वो हमने 6th चैप्टर में पढ़ा था कि अमेजन रिवर बेसिन के कुछ ही प्लेसेस पे पॉपुलेशन जो है कॉन्सेंट्रेट है, यानी पॉपुलेशन है, बाकी की जगह पे अमेजन रिवर बेसिन पे पॉपुलेशन हमें नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो अगर हमें मीन्स अंदाज़ा लगाना है, अगर हम ये इमेज को देख के ऑब्जर्व करके क्या बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट इमेज है वो कौन सा सेटलमेंट पैटर्न से, लीनियर बोल सकते हैं या फिर डिस्पर्स्ड, और हम डिस्पर्स्ड ही बोल सकते हैं, यानी स्कैटर्ड सेटलमेंट, बिखरी हुई बस्ती, क्योंकि अमेजन रिवर बेसिन्स पे कुछ ही एरियाज में जो है पॉपुलेशन है और कुछ एरिया में नहीं है, ठीक है। तो जो फर्स्ट इमेज है वो स्कैटर्ड सेटलमेंट है, और जो साओ पोलो ये जो एरिया है मीन्स ये जो स्टेट है साओ पोलो का, ये कोस्टल एरिया से बिलोंग करता है, और हम देख सकते हैं वो इमेज में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो सेटलमेंट पैटर्न है वो कौन सा है, न्यूक्लिएटेड, ओके। यानी 7.2B साओ पोलो का जो इमेज दिया गया है ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट पैटर्न है, और जो फर्स्ट वन है अमेजन रिवर वो डिस्पर्स सेटलमेंट है, ओके। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ब्राज़ील इज वन ऑफ द फ्यू डेवलपिंग कंट्रीज विच इज हाईली अर्बनाइज्ड। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज है, उनमें से ब्राज़ील भी जो है डेवलपिंग कंट्रीज ही है, जो कि क्या है, हाईली अर्बनाइज्ड है, यहाँ पे अर्बन सेंटर ज़्यादा है, ब्राज़ील में अर्बन सेंटर ज़्यादा है, ठीक है। ब्राज़ील सब्सटैंशियल अर्बन ग्रोथ प्रोसेस इज यूनिक, मीन्स ब्राज़ील कंट्री का जो अर्बन ग्रोथ है, अर्बन ग्रोथ प्रोसेस है वो सबसे हटके है, अलग है, यूनिक है, एंड वन ऑफ द अंडरलाइनिंग फैक्टर्स contributing to its present day rapid economic growth। और एक मीन्स मेंशन किया जाने वाला जो फैक्टर्स है ब्राज़ील कंट्री का, वन ऑफ द अंडरलाइनिंग फैक्टर्स जो कि प्रेजेंट डे में यानी आज के समय में इस कंट्री में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रैपिडली हो रहा है, ओके। रैपिडली मीन्स तेजी से बढ़ रहा है। टुडे अबाउट 86% ऑफ ब्राज़ील पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज। सी आज जो है ब्राज़ील पॉपुलेशन मीन्स 86% ऑफ ब्राज़ील पॉपुलेशन कौन से एरिया में रह रहे हैं, अर्बन एरियाज में। इसलिए बोला गया है कि ये जो कंट्री है ये हाईली अर्बनाइज्ड है, यानी यहाँ पे अर्बन सेंटर्स ज़्यादा हैं, और हम पढ़ रहे हैं कि टुडे मीन्स आज जो है ब्राज़ील पॉपुलेशन 86% ब्राज़ील पॉपुलेशन कहाँ रह रहा है, अर्बन एरियाज में, ओके। ऑल्दो द कोस्टल क्लाइमेट इज हॉट and humid and flat land is limited due to rugged topography, the region has a good water supply and a large range of natural resources, example Sao Paulo,
सी अभी हमने इमेज जो देखा 7.2b का साओ पोलो, ये स्टेट जो है कोस्टल एरिया से बिलोंग करता है। क्या बोला है, ऑल्दो मीन्स भले ही कोस्टल क्लाइमेट वहाँ का हॉट है, ह्यूमिड है, फ्लैट लैंड इज लिमिटेड, यानी उस एरिया में साओ पोलो एरिया में फ्लैट लैंड की भी कमी है, लिमिटेड है, ड्यू टू रग्ड टोपोग्राफी। रग्ड मतलब क्या होगा, रफ टोपोग्राफी। साओ पोलो जो एरिया है वहाँ की टोपोग्राफी जो है, टोपोग्राफी मतलब क्या होता है, भूखंड, यानी वहाँ का जो लैंड एरिया है वो रफ है। लेकिन उस रीजन में जो वाटर सप्लाई है वो गुड है, मीन्स अच्छा है, वाटर सप्लाई कैसा है, अच्छा है, और लार्ज रेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ पे लार्ज अमाउंट में नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। ये दो रीजन की वजह से साओ पोलो में पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। भले ही कोस्टल क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है, फ्लैट लैंड भी लिमिटेड है, टोपोग्राफी भी रफ है, लेकिन वहाँ पे वाटर सप्लाई लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है और नेचुरल रिसोर्सेज भी वहाँ पे लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। ओके, साओ पोलो हैज़ एक्सटेंसिव एरिया अंडर रिच सॉइल विच मेक्स इट आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी। सी साओ पोलो जो है वो एक्सटेंसिव एरिया है, यानी एरिया बहुत बड़ा है, अंडर रिच सॉइल, वहाँ की मिट्टी भी, उस एरिया की मिट्टी भी बहुत ही अच्छी है, फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। इसके लिए वहाँ पे कॉफ़ी बहुत ही अच्छे से, कॉफ़ी की ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छे से हो पाती है। ओके, एंड विच मेक्स इट आइडियल, आइडियल मीन्स क्या होगा, बेस्ट, यानी वो जो जगह है, वो एरिया जो है साओ पोलो का, वो कॉफ़ी के ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट एरिया है, ठीक है। It also has a large supply of natural minerals close by, such as iron ore, and it also has a steady energy supply. See, ये जो area है, it also has a large supply of natural minerals. यहाँ से जो है नेचुरल मिनरल्स भी लार्ज अमाउंट में सप्लाई होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल क्या दिया है, आयरन ओर। ओके, एंड इट ऑल्सो हैज़ अ स्टेडी एनर्जी सप्लाई, ऐसे एनर्जी सप्लाई भी होती है, ठीक है। द साउथ ईस्टर्न एरिया हैज़ अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू, और जो साउथ ईस्टर्न एरिया है, कंट्री का जो साउथ ईस्टर्न एरिया है, यहाँ पे गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, ठीक है। दिस मेक्स द साओ पोलो एरिया अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, इसलिए साओ पोलो एरिया में, ब्राज़ील के साओ पोलो एरिया में जो है कौन सा पैटर्न है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट पैटर्न, ठीक है। मीन्स साओ पोलो एरिया का जो साउथ ईस्टर्न एरिया है, मीन्स साउथ ईस्टर्न पार्ट है इस स्टेट का, साओ पोलो स्टेट का जो साउथ ईस्टर्न एरिया है, वहाँ पे अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, जिसके वजह से इस रीजन पे, मीन्स साओ पोलो एरिया पे कौन सा सेटलमेंट्स है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। ओके, यानी घनी बस्ती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, रूरल एरियाज सच एज द नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड्स सफर फ्रॉम एक्सट्रीम ड्रॉप, यहाँ पे सूखा बहुत है, ठीक है। रूरल एरियाज जो विलेजेस है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड्स, ओके, कंट्री ब्राज़ील कंट्री का जो नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड्स है, यहाँ पे एक्सट्रीम ड्रॉप यानी बहुत ही सूखा रहता है, अकाल पड़ा रहता है, ठीक है। विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर एंड हेंस सेटलमेंट्स आर स्पार्श हियर। सी, यहाँ पे अगर ड्राफ्ट कंडीशन है, यानी अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है, तो यहाँ पे खेती जो है, खेती करने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है। ओके, इसलिए सेटलमेंट्स भी, यानी जो बस्ती भी है, यहाँ पे कुछ बस्ती भी है, लेकिन वो बहुत ही स्पार्श है, यानी कम है। ओके, settlements become sparse as we move in towards the central part of Brazil. सेटलमेंट जो है ब्राज़ील कंट्री के जैसे जैसे हम सेंट्रल पार्ट में मूव करेंगे, यानी सेंट्रल पार्ट में जैसे जैसे हम जाएंगे, तो यहाँ पे सेटलमेंट जो है अपने आप क्या स्पार्स दिखाई देगा, हमें बहुत ही कम दिखाई देगा। अब हम देखेंगे उसके पीछे मेजर रीज़न क्या है, ठीक है। फर्स्ट रीज़न इज एरिया इज कवर्ड बाय थिक डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, यानी ब्राज़ील कंट्री का जो सेंट्रल पार्ट है वो पूरा एरिया किससे कवर्ड है, थिक डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, यानी वो पूरा जंगल से भरा हुआ है, ठीक है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से वो एरिया कवर है। और सेकेंड रीज़न, द क्लाइमेट हियर इज अनहेल्दी, यहाँ का क्लाइमेट भी जो है ह्यूमन के लिए अनहेल्दी है, ठीक है, एंड अनफिट फॉर सेटलमेंट, यानी बस्ती के लिए सुटेबल नहीं है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो अनहेल्दी है, मीन्स ह्यूमन के लिए अनफिट है, ओके, सुटेबल नहीं है। थर्ड
reason is limitations on use and exploitation of natural resources. मीन्स यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है, और यूज जो है बहुत ही कम किया जाता है. लिमिटेशंस ऑन यूज, यूज इतना ज़्यादा नहीं किया जाता, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है. और नेक्स्ट रीजन, पुअर ट्रांसपोर्ट लिंक्स इन द रीजन. यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं है. ब्राज़ील के सेंट्रल पार्ट में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेटलमेंट्स क्या है, स्पार्श है. ओके. नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन इन इंडिया. The level of urbanization is measured in terms of percentage of urban population to total population. See, population टू टाइप के होंगे, urban population और rural population. तो जो अर्बनाइजेशन का जो लेवल है हमारे कंट्री में वो कैसे मेजर किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी परसेंटेज में मेजर किया जाता है. जैसे टोटल पॉपुलेशन में से अर्बन पॉपुलेशन कितने हैं और रूरल पॉपुलेशन कितने हैं, ठीक है. लेकिन हम अर्बनाइजेशन देख रहे हैं तो हम टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन को मेजर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता करना है, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है. तो नीचे आपको एक ग्राफ दिया है, ओके, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, जैसे 0 से स्टार्ट हुआ है 35% तक, ओके. और नीचे आपको एक्सिस में ईयर्स दिए गए हैं, 1961, 1971 टू 2011, ठीक है, और परसेंटेज दिया गया है, ओके. तो आपको ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करके क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है. Read the graph in figure 7.5 below and answer the following questions. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, What was the percentage of urbanization in 1961? तो हम ग्राफ को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं, जैसे कि हम 1961 में आप देख सकते हैं कितना परसेंट है, 18%, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डिकेड वॉज अर्बनाइजेशन द हाइएस्ट. डिकेड मतलब 10 ईयर्स को 1 डिकेड कहा जाता है. तो डिकेड देखिए, जैसे 1961 का है, 1971 का है, 1981 है, 1991, 2001 और 2011. लेकिन हमें ये बताना है कि कौन से डिकेड में, ठीक है, कौन से डिकेड पूछा है तो 10 साल का एक डिकेड होता है. तो जैसे कि हमें डिकेड अगर कंसिडर करना है तो हम कैसे करेंगे, 1961 टू 1971, 1971 टू 1981, 1981 टू 1991, ठीक है. तो हमें डिकेड बताना है, तो हमें ये बताना है कि कौन से डिकेड में अर्बनाइजेशन हाईएस्ट है. तो हम देख सकते हैं कौन से डिकेड में, 2001 टू 2011, ओके, क्योंकि कितना है, 27.8 था 2001 में और इंक्रीज होके 2011 में कितना हो गया, 31.2, ओके. तो कौन से डिकेड में अर्बनाइजेशन हाईएस्ट है, 2001 टू 2011, ओके. नेक्स्ट, इन विच डिकेड वाज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन लोवेस्ट. डिकेड ही पूछा है, वापस से डिकेड पूछा है, लेकिन अर्बनाइजेशन लोवेस्ट पूछा है. तो कौन से डिकेड में, 1961 टू 1971, ओके. लास्ट क्वेश्चन, what interference can you draw regarding India's urbanization after reading the graph. ठीक है, अगर मीन्स ग्राफ रीड करके आप जो है कौन सा इंटरफेरेंस इसमें कर सकते हो, ठीक है. सो आफ्टर रीडिंग द ग्राफ वी कैन ड्रॉ ऑन एन इंटरफेरेंस दैट अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज कंटिन्यूसली राइजिंग. अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ग्राफ में ये देखने के लिए मिलेगा कि हमारे कंट्री का जो अर्बन पॉपुलेशन, जो अर्बनाइजेशन है, उसका जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, राइजिंग. जैसे कि 1961 में हमने देखा 18 पॉइंट है, 1971 में 0.2 इंक्रीज हुआ, 1981 में इंक्रीज होके 23.3 हो गया, 1991 में 25.7 और लास्ट 2011 में 31.2, ठीक है, इतना परसेंट हुआ. तो हम ग्राफ को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं कि हमारे कंट्री में अर्बनाइजेशन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव ग्राफ that the growth of urbanization in India has been slow. ठीक है, the level of urbanization in India in 2011 was 31.16%, which is quite low in comparison to developed countries.
सी अब अबो ग्राफ, जो अभी हमने ग्राफ देखा, तो उसमें हम ये मतलब ग्राफ को ऑब्जर्व करके ये बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन है हमारे कंट्री का वो स्लो है। हाँ, हमने ये देखा कि इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसमें जो परसेंटेज है, जो ग्रोथ रेट है, परसेंटेज है, वो जो है स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन हमारे कंट्री का क्या है, स्लो है। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011 में जो है अर्बनाइजेशन का लेवल कितना दिया है, 31.16। एक्चुअली इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, हमने जो ग्राफ में देखा उसमें कितना देखा, 32.2%। ओके, विच इज क्वाइट लो इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन अगर हम डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें हमारे कंट्री का परसेंटेज ग्रोथ रेट, ठीक है, अर्बनाइजेशन का, तो बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि 2011 में सिर्फ कितना दिया है, 32.2%। At the same time, the urban population is increasing. Expansion of the urban centers and emergence of new towns have played a significant role in the growth of urban population and urbanization in the country. और उसी टाइम पे क्या बोला है, at the same time the urban population is increasing. Expansion of the urban centers means urban population increase हो रहा है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे urban centers क्या हो रहा है, expand हो रहा है। जितने अर्बन सेंटर्स एक्सपांड हो रहे हैं, सेटअप हो रहे हैं, उतनी ही पॉपुलेशन उसमें बढ़ती जा रही है। इस तरह से अर्बन पॉपुलेशन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। एंड पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से, जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारे कंट्री में बढ़ रहा है, तो न्यू टाउन्स जो है वो इमर्ज हो रहे हैं, नए नए शहर बन रहे हैं। ठीक है, ये सब जो है न्यू टाउन्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। जो न्यू टाउन्स का एमर्जेंस हो रहा है, यानी न्यू टाउन्स एमर्ज हो रहे हैं, ये अर्बन पॉपुलेशन के ग्रोथ में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल यानी इम्पॉर्टेंस रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, एंड अर्बनाइजेशन इन द कंट्री, और हमारे कंट्री में क्या बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन हैज बीन मोर इन द सदर्न पार्ट देन इन द नॉर्थर्न पार्ट इन इंडिया। अर्बनाइजेशन जो है हमारे कंट्री में, अगर नॉर्थर्न पार्ट से कंपेयर किया जाए, हमारे कंट्री के नॉर्थर्न पार्ट से अगर कंपेयर किया जाए, तो अर्बनाइजेशन सदर्न पार्ट में ज़्यादा है। ओके, गोवा इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट विथ 62% पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज। सी, ये ध्यान में रखना, गोवा जो स्टेट है, ठीक है, तो उसमें जो है अर्बन एरियाज में कितने परसेंट पॉपुलेशन रह रहे हैं, 62%। ओके, दिल्ली इज मोर देन 80% अर्बन। दिल्ली जो है उसमें मोर देन यानी 80% से भी ज़्यादा अर्बन है, अर्बन पॉपुलेशन है। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला अर्बनाइजेशन इज मोर। और जो ये स्टेट्स हम देख रहे हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, इसमें भी अर्बनाइजेशन ज़्यादा है। ओके, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान आर सम ऑफ द स्टेट्स विथ लो लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो ये कुछ स्टेट्स दिए हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, ये स्टेट्स में अर्बनाइजेशन जो है लो लेवल्स का है। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री सिंस एंशिएंट टाइम्स। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो है लॉन्ग हिस्ट्री है, उसका एक लॉन्ग हिस्ट्री है एंशिएंट टाइम से ही। सिंस एजेस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज लिविंग इन रिवर बेसिन्स। ओके, तो जो मोहनजोदारो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये जो हमने देखा, तो इस टाइम पे जो है पॉपुलेशन कहाँ पे रहती थी, रिवर बेसिन के पास। ओके, ऑन प्लेटियोज एंड माउंटेन्स। इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली, मिथिला, वाराणसी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, उज्जैन एंड पतिस्थान यानी पैठन वर द अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ अर्लियर टाइम्स। सी, ये जो एरियाज दिए हैं, जो रीजन है, इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली, मिथिला, ओके, मिथिला कहाँ, बिहार, वाराणसी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, उज्जैन एंड प्रतिस्थान, उसको पैठन भी कहा जाता है, ये सब अर्लियर टाइम्स के ही अर्बन सेटलमेंट्स हैं। ओके, दिस शोज दैट इंडिया हैज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ अर्बनाइजेशन। इससे ये पता चलता है कि इंडिया जो है, हमारी कंट्री जो है, इसमें
ग्रेट ट्रेडिशन यानी अर्बनाइजेशन की परंपरा चलती आ रही है, ठीक है, उस टाइम से अर्बनाइजेशन की परंपरा चलती आ रही है अब तक। ओके, नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन इन ब्राजील। Look at the table on page 49. It shows the growth of share of urban population in total population of Brazil. अब हम देखेंगे ब्राजील कंट्री का अर्बन पॉपुलेशन। Draw a line graph from this table. Examine the graph carefully and answer the following questions. Okay? तो आपको जो ये ग्राफ दिए हैं, तो ये ग्राफ आपको एग्जाम्स में आते हैं और यही ग्राफ मतलब आ सकते हैं, ठीक है, यही ग्राफ भी आ सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है वो मैं आप सभी को बता दे रही हूँ। ओके, जैसे कि मैंने इंडिया का बताया। ओके, दिस टेबल, एग्जामाइन द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो ब्राज़ील परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन कौन सा डिकेड से कौन से डिकेड तक, 1960 से लेके 2010 तक। ओके, तो 1960 में हम देख सकते हैं 47.1% है, 1970 में 56.8, 1980 में 66%, 1990 74.6%, 2000 में 81.5%, 2010 में 84.6। ओके, तो ये अर्बनाइजेशन ऑफ ब्राज़ील है। अर्बनाइजेशन लेवल किसका है? ब्राज़ील कंट्री का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ द डेटा? सी, आपको एग्जाम में अगर कभी भी ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज इंटरवल ऑफ द डेटा, तो आपको फर्स्ट से ये देखना है कि डिकेड में जो डिकेड दिए हैं, जैसे कि 1960, 1970, 1980, उसमें कितने ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो 1960 से लेके 1970 कितने ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है? 10 ईयर्स का। तो इंटरवल ऑफ द डेटा कितना हुआ? 10 ईयर्स। ओके, आपको जब भी अगर ग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द इंटरवल ऑफ द डेटा, तो आपको जो है डिकेड का ईयर काउंट करना है कि कितने ईयर्स हो रहे हैं। तो डिकेड में तो 10 ईयर्स ही होते हैं, ठीक है, डिकेड में 1 डिकेड का मतलब क्या होता है? 10 ईयर्स। तो आपको इंटरवल ऑफ द डेटा क्या लिखना है? 10 ईयर्स। ओके, द इंटरवल ऑफ द डेटा इज 10 ईयर्स। बस इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पीरियड डिड अर्बनाइजेशन ऑकर रैपिडली? कौन से पीरियड में, ग्राफ जो दिया गया है आप ऑब्जर्व करिए, और कौन से पीरियड में जो है अर्बनाइजेशन रैपिडली तेजी से बढ़ा? 1960 टू 1970। सी, कैसे हमें पता चलेगा? क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1980 में आपको दिख रहा है 66, 1990 में आपको दिख रहा है 74.6, 2000 में 81.5 है, 2010 में 84.6 है। तो आप ये सोचेंगे कि 1990, 2000, 2010 में तो ज़्यादा है। तो मैंने आप सभी को ये डिकेड क्यों बताया कि 1960 से लेके जो है 1970 का जो डिकेड है, तो उसमें अर्बनाइजेशन रैपिडली यानी तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ग्रोथ रेट देखना है। और ग्रोथ रेट हमें कैसे मतलब फाइंड आउट करना है? जैसे 1960 में कितना परसेंट दिया है? 47.1, और 1970 में कितना परसेंट दिया है पॉपुलेशन? 56.8। तो आप क्या करेंगे? 56.8 में से 47.1 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 56.8 में से 47.1 को माइनस करेंगे, और जो डिफरेंसेस आएगा वो रहेगा आपका ग्रोथ रेट। ओके, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन है कि इन विच पीरियड डिड अर्बनाइजेशन ऑकर रैपिडली, तो आपको पहले डिफरेंसेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब देखिए, फिर उसके बाद में आपको 1980 का जो परसेंटेज दिया है 66, और 1970 का जो परसेंट दिया है 56.8, तो 66 में से 56.8 को अगर आप माइनस कर रहे हो तो उसका ग्रोथ रेट पता चलेगा। इस तरह से आपको ग्रोथ रेट हर एक डिकेड का जो है फाइंड आउट करना है, तब आपको पता चलेगा कि कौन से पीरियड में अर्बनाइजेशन रैपिडली बढ़ा है। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंसेस देखेंगे तो डिफरेंसेस 1960 और 1970 में ही ज़्यादा है। बाकी के अगर डिफरेंसेस देखेंगे तो एज कंपेयर टू 1960 टू 1970 का जो डिकेड है तो आपको कम ही मिलेगा। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आप नोटबुक में जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? इन विच पीरियड डिड अर्बनाइजेशन ऑकर रैपिडली? तो 1960 टू 1970। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 सेंटेंसेस एनालाइजिंग द ग्राफ। ग्राफ को एनालाइज करके यानी उसको ऑब्जर्व करके 5 सेंटेंसेस लिखने हैं।
तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ब्राज़ील अर्बनाइजेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 1960 टू 2010। ठीक है, तो ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम पहला जो सेंटेंस है ये लिख सकते हैं कि ब्राज़ील कंट्री में जो है अर्बन पॉपुलेशन या फिर अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ है 1960 से लेके 2010 तक। ओके, और ड्यूरिंग 1960 टू 1970 द अर्बनाइजेशन इंक्रीज रैपिडली, दैट इज बाय 9.7%। ओके, जब आप डिफरेंसेस निकालोगे तो आपको अर्बनाइजेशन जो है 1960 टू 1970 का कितना परसेंट मिलेगा, 9.7%। ओके, एंड ड्यूरिंग 2000 टू 2010 द अर्बनाइजेशन इंक्रीज विथ लोवेस्ट स्पीड, दैट इज बाय 3.1%। यानी अगर आप 2000 और 2010 का डिफरेंसेस निकालते हो तो सिर्फ 3.1% हो रहा है, यानी इसमें लोवेस्ट अर्बनाइजेशन बहुत ही लोवेस्ट स्पीड में है। ओके, दो अर्बनाइजेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 1960 टू 2010, इट हैज इंक्रीज बाय डिमिनिशिंग रेट। भले ही 1960 से लेके 2010 तक अर्बनाइजेशन ब्राज़ील कंट्री का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट में, यानी कम कम रेट जो है, ग्रोथ रेट वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, सिर्फ हमें इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। पर अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो ग्रोथ रेट अगर हमने फाइंड आउट किया 1960 टू 1970 तो कितना ग्रोथ रेट आ रहा है, 9.7%। और 2000 और 2010 को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो कितना हो गया, 3.1। यानी रेट क्या हो रहा है, डिमिनिश, डिक्लाइन हो रहा है ना, कम हुआ, 9.7 से डायरेक्ट 3.1 पे पहुंचा है। तो परसेंटेज जो है वो बढ़ तो रहे, लेकिन उसका जो ग्रोथ रेट हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बाय डिमिनिशिंग रेट में। ओके, कम हो रहा है, ग्रोथ रेट कम कम होते जा रहे हैं। ओके, इन द कमिंग फ्यू ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील विल बी द अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन। ऐसा आप बोल सकते हैं कि कमिंग फ्यू ईयर्स में ब्राज़ील का जो है पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट ऑल पॉपुलेशन जो है वो अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन में बोल सकते हैं, उसको आ सकते हैं। ठीक है, अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन में आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। Brazil is one of the few developing countries which is highly urbanized. Brazil's substantial urban growth process is unique and one of the underlying factors contributing to its present-day rapid economic growth. Today, about 86% of Brazil population lives in urban areas. See, ये पैराग्राफ हम अभी कुछ देर पहले जो है पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो पैराग्राफ है आपको रिपीट दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में रिपीटेड है। ठीक है, तो ब्राज़ील क्या बोला है कि फ्यू डेवलपिंग कंट्रीज में से हाईली अर्बनाइज्ड है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो अंडरलाइन फैक्टर्स है, यानी आज प्रेजेंट डे में जो है ब्राज़ील कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ में रैपिडली यानी तेज़ी से बढ़ रही है, और टुडे मीन्स आज 86% ऑफ ब्राज़ील पॉपुलेशन जो है अर्बन एरियाज में रह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ अर्बन इज नॉट वेरी क्लियर इन ब्राज़ील। अगर ब्राज़ील कंट्री का देखा जाए अर्बन सेंटर या फिर अर्बन, तो उसका डेफिनेशन जो है एकदम से क्लियर नहीं होता। इन ब्राज़ील रैपिड अर्बनाइजेशन हैपेंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट विथ साओ पोलो एमर्जिंग एज अ मेजर मेट्रोपॉलिटन एंड इंडस्ट्रियल एरिया। हमने अभी पढ़ा जो साओ पोलो एरिया है वहाँ पे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट पैटर्न है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, क्या रीज़न था, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है और वाटर सोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, वाटर सप्लाई, अच्छा वाटर सप्लाई वहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए साओ पोलो क्या इमर्ज हुआ है एज अ मेजर मेट्रोपॉलिटन एंड इंडस्ट्रियल एरिया, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। ओके, लुकिंग एट दिस ग्रोथ इन फ्यू पार्ट्स ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग Go West policy, which will reduce pressure on few areas where population is concentrated and will reduce regional imbalance in the country. See, ब्राज़ील कंट्री में अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो रीजनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ एरिया में पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, और कुछ एरिया में जो है पॉपुलेशन इग्नोर करने लायक है, मतलब है ही नहीं। जैसे कि वेस्ट के तरफ ये जो गो वेस्ट पॉलिसी है ये गवर्नमेंट ने क्यों प्रमोट किया, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, यानी ना के बराबर। और जैसे साओ पोलो एरिया हम जो देख रहे हैं वो स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अगर एक ही स्टेट में एक ही रीजन में अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो उस एरिया पे स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, उस एरिया पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा,
और उस एरिया को फैसिलिटीज़ ज़्यादा अवेलेबल करनी होगी, इसलिए ब्राज़ील कंट्री के गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया, गो वेस्ट पॉलिसी, यानी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा वेस्ट की तरफ भी जाए, ओके, ताकि जो फ्यू एरियाज पे जो प्रेशर है, यानी जैसे साओ पोलो एरिया पे प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो प्रेशर जो है कम हो सके, रिड्यूस हो सके, ओके, वेयर पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड विल रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस इन द कंट्री। और अगर पॉपुलेशन सब जगह हो जाएंगे, कंट्री के ऑल पार्ट्स में अगर बिखर जाएंगे पॉपुलेशन, तो कंट्री का जो रीजनल इम्बैलेंस है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये ग्राफ ऑब्जर्व करना है, ठीक है। Geographical explanation. As you can see from the map, urbanization has occurred more in the coastal states than the states in the interior of the country. See, पहले तो ये आप मैप देखिए, मैप का इंडेक्स देखिए, ठीक है। ये कोरोप्लेथ मेथड यूज़ किया है क्योंकि कलर शेडिंग है, ओके, ब्राज़ील कंट्री का मैप दिया है। और इंडेक्स देखिए, तो इंडेक्स में क्या बताया है, ब्राज़ील का परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, तो जो डार्क शेड है यानी डार्क पिंक कलर है वहाँ पे कितना दिया है अर्बन पॉपुलेशन, 91 to 100। उसके बाद जैसे जैसे कलर शेड जो है लाइट होता गया है तो पॉपुलेशन कम होता गया है, ठीक है। तो जिस ब्राज़ील कंट्री के जिस स्टेट में डार्क शेड है, जैसे कि साओ पोलो वहाँ पे डार्क शेड है, ठीक है, गोएस करके है ब्राज़ीलिया के साइड में, गोएस वहाँ पे डार्क शेड है, तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या बोला है, एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, अगर आप मैप देख रहे हो, मैप को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अर्बनाइजेशन जो है वो ज़्यादा कहाँ है, मोर इन द कोस्टल स्टेट्स, ओके, देन द स्टेट्स इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। अगर कंट्री के इंटीरियर पार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं यानी अंदर के तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन में कम दिखाई दे रहा है, ओके, क्योंकि वहाँ पे शेड देखिए एकदम लाइट है, जैसे पैरा हुआ, ओके, मरहनो हुआ, तो वहाँ पे शेड बहुत ही लाइट है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, ठीक है। स्टेट्स लाइक साओ पोलो, गोएस एंड मीनास जेरेस हैव मोर अर्बन पॉपुलेशन दैन स्टेट्स इन द नॉर्थ। जैसे हम कंट्री के नॉर्थ डायरेक्शन में अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन हमें कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, एकदम लाइट शेड है, ओके। तो नॉर्थन डायरेक्शन यानी नॉर्थ से अगर कंपेयर किया जाए तो साओ पोलो, गोएस एंड मीनास जेरेस, इस एरिया में, इस स्टेट में जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है, ओके। नेक्स्ट, एज पॉपुलेशन इज लेस इन अमेजॉन बेसिन एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो लेस। सी, कंट्री के ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स और अमेजॉन बेसिन पे पॉपुलेशन कम है, लेस है, इसके वजह से वहाँ पे अर्बनाइजेशन भी लेस है, ओके। इन दिस पार्ट Manaus is a port on the confluence of the Negro and Amazon. See, ये पार्ट में जो मानस जो पोर्ट है यानी बंदरगाह, ठीक है, वो वहाँ पे कौन से रिवर मीट हो रहे हैं, कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि जब दो रिवर मिलते हैं, मीट करते हैं, तो उसको कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। तो कौन से दो रिवर, निग्रो और अमेजॉन, ओके। अर्बनाइजेशन हैज़ ऑकर्ड हियर, इसलिए यहाँ पे मानस जो पोर्ट है वहाँ पे अर्बनाइजेशन है, ओके। होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।